सब स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल में लर्न विद राहुल एंड नेहा। सो गाइस थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ आप सब भी, है ना। जब भी मैं कोई क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं मैं वेट करता हूं कि कमेंट्स में आपके आंसर्स हों, बिकॉज देखो पॉलिटी क्या है ना, मैं यहाँ पे आऊंगा क्वेश्चंस कराऊंगा चला जाऊंगा, आप वीडियो देखोगे चले जाओगे, इससे पॉलिटी स्ट्रांग नहीं होती। पॉलिटी आपकी स्ट्रांग तभी होगी जब आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, अगर मैंने आपसे कोई सवाल पूछा है, आपको नहीं आता, अगर आप उसको पढ़ के आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे तभी आपकी पॉलिटी स्ट्रांग होगी। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे कि कोई बात नहीं अगले वीडियो में तो पता चल ही जाना है, तो उससे नहीं होगा। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रिफर्स टू, और अभी तक एक या दो आंसर आए हैं बस। सो थोड़ा सा ये डीमोटिवेटिंग होता है जब स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं रहते, तो प्लीज थोड़ा एक्टिव रहिए ताकि कमेंट सेक्शन भी हमारा एक्टिव दिखे। ठीक है, सो डायरकी का मतलब क्या है आपसे ये पूछा गया है। चार आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस हैं। डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, having two sets of rulers, one in London, another in Delhi, and division of the subjects delegated to the provinces into two categories. तो गाइस करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा डी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था, ठीक है, 1919 का, उसमें डायरकी का प्रोविजन था और प्रोविंसेस के जो सब्जेक्ट्स थे उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, एक ट्रांसफर्ड और दूसरा रिजर्व्ड। सो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। इन द फेडरेशन स्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ 1935 रेसिडुअरी पावर्स किसे दिए गए थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी भी पूछता है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में रेसिडुअरी पावर्स जो हैं वो वाइस रॉय को दिए गए थे। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सा, सिंपल सा सवाल। और जिन्होंने ये वीडियो पहली बार आज जो देख रहे हैं, पहली बार अगर आप जुड़े हैं, तो दोस्तों मैं हूं राहुल अग्रवाल और मैं यहाँ पे इंडियन पॉलिटी के यूपीएससी लेवल एमसीक्यूज या फिर यूपीएससी से भी तगड़े लेवल के एमसीक्यूज लेके आता हूं डेली बेसिस में। इस बार के प्रीलिम्स में 2021 के प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 18 क्वेश्चंस मेरी क्लासेस से थे। ओके, तो ये सिर्फ बोलने के लिए मैं नहीं कह रहा, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें कितनी रियलिटी है। और आने वाले प्रीलिम्स में भी मैं ये गारंटी देता हूं कि 90 to 95% पॉलिटी के क्वेश्चन आप बना लोगे अगर आप इन वीडियोस को डेली देखोगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, फटाफट से सब्सक्राइब कर दें इस यूट्यूब चैनल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। एनालाइज द बिलो स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन। पहला, Montagu-Chelmsford reforms authorized the provincial legislatures to enact their budgets. The word election was used for the first time during the Indian Councils Act 1892. तो आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं। देखो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 का जो एक्ट था ना, उसने क्या किया था, उसने प्रोविंसेस में कहीं ना कहीं प्रोविंसेस को यानी कि राज्यों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि अब आप अपना बजट खुद लेके आओगे। ठीक है, अभी तक ये था कि सिर्फ एक ही बजट आता था, सेंट्रल बजट। ठीक है, अभी तक कोई भी प्रोविंसेस का बजट नहीं था, लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को ऑथोराइज किया कि अब आप अपने प्रोविंस का बजट इनैक्ट करोगे। जैसा कि आज आप इंडिया में देखते हो कि एक सेंट्रल बजट आता है जो मोदी सरकार लेके आती है और फिर बाकी सारे हर राज्यों के अपने अपने बजट आते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ में हो, छत्तीसगढ़ सरकार अपना बजट लाती है, मध्य प्रदेश की सरकार अपना बजट लाती है, यूपी की सरकार अपना बजट लाती है ना। तो ये सारे राज्य सरकार अपने अपने बजट लाते हैं। आजादी से पहले राज्यों को प्रोविंसेस कहा जाता था। सो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ने प्रोविंसेस को ऑथोराइज किया था कि आप अपना अपना बजट इनैक्ट कर सकते हो। पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है। The word election was used for the first time during the Indian Councils Act 1892. 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के दौरान पहली बार इलेक्शन वर्ड का यूज हुआ था। सो दोस्तों 1892 का एक्ट अगर आप पढ़ोगे ना, तो वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि द वर्ड इलेक्शन वॉज नॉट यूज्ड इन द एक्ट। ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्ट में इलेक्शन शब्द का कहीं पे भी यूज नहीं किया गया था। The act made a limited and indirect provision for the use of election.
इलेक्शन से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस थे, इनडायरेक्ट प्रोविजंस थे, लेकिन एज सच इलेक्शन वर्ड का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पे क्या होगा, गलत होगा। करेक्ट आंसर इज ओनली वन, दैट इज ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, partially responsible governments in the provinces were established under which one of the following acts? The Government of India Act 1919, the Government of India Act 1935, the Indian Councils Act 1909, the Indian Council Act 1892। तो दोस्तों अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि 1919 का जो एक्ट था यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, उसने क्या किया था, उसने प्रोविंसेस को पावर दिया था कि आप अपना बजट इनैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो कहीं ना कहीं प्रोविंसेस में पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुआ था इसी 1919 के एक्ट से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी होगी कि इस एक्ट ने क्या किया था, सेंट्रल और प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया था। जो आज हम इंडिया में देखते हैं ना कि एक सेंट्रल मतलब यूनियन सब्जेक्ट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, देन उसके बाद स्टेट सब्जेक्ट है जिसमें स्टेट लॉ बनाते हैं, और फिर एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 1919 के एक्ट से ही हुई थी। 1919 के एक्ट में ही सेंट्रल सब्जेक्ट को अलग किया गया, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग किया गया। मतलब प्रोविंसेस को बोला गया कि अब आप अपने लिए अपने सब्जेक्ट्स में लॉ बना सकते हो। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, सो पार्शियली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जरूर दी गई थी, हम ये नहीं बोल सकते कि टोटल 100% रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गया था, लेकिन पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जरूर स्टैब्लिश हुआ था। सो करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 29, आफ्टर द सिपॉय म्यूटिनी 1857 British government empowered the viceroy to issue ordinances during an emergency. Indian Council Act 1861 gave recognition to the portfolio system. तो दोस्तों 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया था। पहला दूसरा स्टेटमेंट जो है ये पूरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से ये स्टेटमेंट जो है गलत है या सही है, बिल्कुल सही है। 1861 के एक्ट से पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्निशन दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था ये पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब जैसा आज हम देखते हैं कोई गृह मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, कोई विदेश मंत्री है, कोई वित्त मंत्री है। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग पोर्टफोलियोज हैं। तो इसी तरीके से 1861 में जो पोर्टफोलियो सिस्टम था इसमें क्या हुआ था, वाइसरॉय के काउंसिल का एक मेंबर, that particular member was made in charge of one of the department of the government। ठीक है, सो डिपार्टमेंट के अलग मतलब सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। तो भैया वाइसरॉय काउंसिल के किसी एक मेंबर को बोल दिया गया कि तुम इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालोगे, दूसरे को बोल दिया गया कि तुम इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालोगे, तीसरे को बोल दिया तुम इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालोगे। जैसा आज है, नरेंद्र मोदी ने बोल दिया अमित शाह को कि तुम गृह मंत्रालय देखोगे, राजनाथ सिंह को बोल दिया तुम ये देखोगे, मतलब इसको बोल दिया वो देखोगे, उसको बोल दिया ये देखोगे। तो इस तरीके से अलग अलग आपने पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, आफ्टर द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ठीक है, सो 1857 की सिपॉय म्यूटिनी के बाद 1861 का एक्ट आया था। ठीक है, 1858 का एक्ट भी आया था, लेकिन 1861 का एक्ट भी आया था। सो 1861 के एक्ट से वाइसरॉय को यह पावर दी गई कि वाइसरॉय इमरजेंसी के दौरान ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। जैसा कि आज हम देखते हैं प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाते हैं, उसी तरीके से उस समय वाइसरॉय को एम्पावर किया गया था कि वाइसरॉय कैन इशू ऑर्डिनेंसेस। सो दोनों स्टेटमेंट्स दोस्तों यहां पे क्या होंगे, पूरी तरीके से सही होंगे। करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी। अगर यहां पे आफ्टर की जगह इमीडिएटली आफ्टर लिखा होता तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता। इमीडिएटली आफ्टर मतलब कि भाई 1857 के बाद ही, 4 साल बाद को इमीडिएटली आफ्टर नहीं बोलेंगे ना, लेकिन यहां पे आफ्टर लिखा हुआ है तो 1861 भी आफ्टर में ही आएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट यहां पे सही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, एनालाइज द गिवन स्टेटमेंट। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो मैंने आपको ये बताया था कि 1833 के चार्टर एक्ट ने कोशिश की थी कि भाई एक ओपन सिलेक्शन सिस्टम हो जाए, ताकि मतलब किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो भारतीयों और अंग्रेजों के बीच। अगर किसी भारतीय को भी सिविल सर्वेंट बनना है तो
मेरिट के हिसाब से उसका सिलेक्शन हो, मतलब अगर उसमें नॉलेज है, उसमें बुद्धि है, उसने एग्जाम अच्छे से क्लियर किया है तो उसका सिलेक्शन होना चाहिए। वहां पे ये नहीं देखा जाना चाहिए कि वो इंडियन है या फिर इंग्लिश है। सो 1833 के एक्ट ने कोशिश किया था, लेकिन अल्टीमेटली सफल नहीं हो पाया था, बिकॉज अच्छा खासा इसका विरोध हुआ था। जाहिर सी बात है, अंग्रेजों को यह चीज पसंद नहीं आई थी। सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस चीज को अपोज किया था। ठीक है, नाउ पहला स्टेटमेंट, फॉलोइंग दिस एक्ट द कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस वाज अपॉइंटेड इन 1833। ये स्टेटमेंट यहां पे गलत है दोस्तों। ठीक है, ये जो कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस है, ये 1854 में अपॉइंट हुई थी, 1833 में नहीं। तो अगर किसी को भी ये पता है ना कि 1833 के एक्ट में अटेम्प्ट किया गया था लेकिन अपोज हो गया था और बाद में 1853 के चार्टर एक्ट से ये सफल हुआ था, तो उसको पता होगा कि 1853 के एक्ट के बाद ये कमिटी अपॉइंट हुई थी जिसका नाम मैकॉले कमिटी है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता कि 1833 में अपोज हुआ था तो आपको लगेगा कि हाँ यार 1833 के बाद ही कमिटी बनी होगी और आप इसको सही करके आ जाओगे। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी। अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप अंडर दिस एक्ट। तो गाइस कल ही बताया था कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन तो 1919 के एक्ट के बाद 1926 में बना था। 1833 से तो इसका लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट आंसर इज डी। देखो, डेली वीडियोस देखोगे, डेली क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डेली चैप्टर को रीड करोगे, तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी, याद रहेंगी, क्योंकि ये सारे एक्ट एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है ना। 1833 अगर आपको नहीं पता होगा तो 1853 में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसी तरीके से लाइन से आपको सारे एक्ट्स पढ़ने हैं, और अगर आप सारे एक्ट्स लाइन से पढ़ोगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। करेक्ट आंसर इसका होगा डी। दोनों स्टेटमेंट यहां पे गलत है। एंड गाइस, अनअकैडमी प्लस में अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप RAHIES रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, और कोई भी आपको डाउट्स हो आप टेलीग्राम में मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इडियम्स एंड फ्रेसेस और वोकैबुलरी की भी हमारी क्लासेस होती हैं इसी यूट्यूब चैनल में, तो ये भी अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। एंड सब्सक्राइब करें गाइस इस यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कर लें फटाफट से, लाइक कीजिए इस वीडियो को। मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी।